गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये डी ब्लॉक डी एम एफ ब्लॉक के तत्व, इसमें हम डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुणधर्मों का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको 5 गुण बता दिए हैं डी ब्लॉक तत्वों के। 5 गुण कौन कौन से? परमाणु आकार के बारे में बात कर ली थी, धात्विक प्रवृत्ति के बारे में बात कर ली थी, गलनांक के बारे में बात कर ली थी, किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। उसके बाद हमने उत्प्रेरकीय गुण और उपसह संयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, ये 5 गुण देख लिए थे डी ब्लॉक के। अब जो हमारा अगला गुण आता है छठा, वो है आयनन विभव। आयनन विभव, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनन विभव के बारे में आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। आयनन विभव होता क्या है? किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, या एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, वही क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन विभव। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? आयनन विभव कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है भाई। किसी विलगित गैसीय उदासीन परमाणु के परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। जैसे किसी धातु को, डी ब्लॉक के तत्व को आप एनर्जी दे रहे हैं, जिससे वो धनायन में बदल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाता है। तो ये जो एनर्जी दी गई है, ये एनर्जी क्या है? ये ऊर्जा ही क्या है? आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी है। ठीक है भाई। अब देखिए, जो डी ब्लॉक के तत्व है, जो आपका आयनन विभव होता है, आयनन विभव परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1 परमाणु आकार, आपको ये पता है। और आपको ये भी पता है डी ब्लॉक के तत्वों का आकार, जो आकार का क्रम है भाई, डी ब्लॉक के जो एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य में स्थित होते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों का आकार सबसे बड़ा होता है। एस से छोटा किसका आकार होता है? एस ब्लॉक के तत्वों का आकार सबसे बड़ा एस ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक का उनसे छोटा डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक से छोटा पी ब्लॉक। भाई आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता है, तो एस ब्लॉक के तत्वों का आकार सबसे बड़ा, डी ब्लॉक के तत्वों का आकार सबसे छोटा, और वो सब छोटा, और पी ब्लॉक के तत्वों का आकार सबसे छोटा। तो आयनन विभव का क्या क्रम हो जाएगा? आयनन विभव का क्रम, भाई आकार इसका सबसे बड़ा है तो आयनन विभव इसका सबसे कम, तो एस ब्लॉक के तत्वों का आयनन विभव कम होगा,
डी ब्लॉक के तत्वों का उससे ज्यादा और पी ब्लॉक के तत्वों का उनसे ज्यादा। इसका मतलब डी ब्लॉक के तत्वों का जो आयनन विभव है वो एस ब्लॉक से अधिक होता है, लेकिन पी ब्लॉक से क्या होता है, कम होता है। एस ब्लॉक से अधिक और पी ब्लॉक से कम होता है। तो जैसे हम एक दो तत्वों का देखते हैं, स्कैंडियम, स्कैंडियम से अपन आते हैं मैग्नीज, और मैग्नीज से अपन आते हैं लास्ट में जिंक पर, जेड, ठीक है ना। तो इनका जो प्रथम आयनन विभव है, इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी, प्रथम आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इसके लिए तो 631 किलोजूल प्रति मोल। मैग्नीज के लिए जो होती है 717 और जिंक के लिए 906। तो देखो इनके आयनन विभव के मानों में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, कम ही परिवर्तन होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि परमाणु आकार जो 3D श्रेणी या 4D श्रेणी में परमाणु आकार में भी ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। हमने पढ़ा था ना पहला टॉपिक परमाणु आकार, कि जब 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। तो आकार में विशेष परिवर्तन नहीं होता, इस कारण से इनकी जो आयनन विभव के मान है उनमें भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है ये इनके अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व पर निर्भर करता है। अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व पर, जहां पर भी अर्धपूरित विन्यास है या पूर्णपूरित विन्यास है वहां पर ऊर्जा अधिक चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है भाई, तो ये आपके किसके बारे में हो गया, आयनन विभव के बारे में। आयनन विभव को फिर समझ लीजिए, किसी विलगित गैसीय उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आयनन विभव कहलाती है। आयनन विभव परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परमाणु आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहेगा, क्योंकि नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा थोड़ी सी ऊर्जा देने पर ही। लेकिन अगर आकार छोटा है तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होगा। अब आकर्षण बल अधिक होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए। डी ब्लॉक के तत्वों का आकार एस ब्लॉक के तत्वों से छोटा होता है और पी ब्लॉक के तत्वों से बड़ा। तो परमाणु इनका जो आयनन विभव है वो एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक है और पी ब्लॉक के तत्वों से कम है। और आयनन विभव में ज्यादा परिवर्तन नहीं होते, सीमित ही परिवर्तन होता है। इसका रीजन क्या है कि परमाणु आकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। श्रेणियों में जो डी ब्लॉक की श्रेणियां हैं 3D 4D 5D श्रेणी, उनमें परमाणु आकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, इस कारण से इनके आकार में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। ठीक है भाई, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ भाई, देखो इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी के आयनन विभव उच्च पाए जाते हैं, के आयनन विभव अपनी श्रेणी में उच्च पाए जाते हैं, उच्च पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, क्यों? तो देखिए आयनन विभव या इलेक्ट्रॉन बंधुता से रिलेटेड क्वेश्चन आता है
तो एक सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको उस चीज का आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर अपन तीनों का ही विन्यास देखें, जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोम, इनका तो क्या होता है 3d10 4s2, यहाँ 4d10 5s2, यहाँ 5d10 6s2। तो देखो इनके बाह्यतम कोश है जो पूर्ण भरे हुए हैं, एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, और डी में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इनका क्या है कि बाह्यतम कोश पूर्ण भरे होने के कारण इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए स्थायी पूर्ण भरा हुआ विन्यास है। इनका कैसा विन्यास है? स्थायी पूर्ण भरा विन्यास है, अतः इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इनके आयनन विभव क्या रहते हैं? उच्च रहते हैं। भाई ये एक स्थायी अवस्था है एक तरह से, एस में 2 और डी में 10, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या होगा? मुश्किल होगा, इसलिए इनके आयनन विभव के मान क्या होते हैं? उच्च होते हैं, जिंक के, कैडमियम और मरकरी के। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो बनता है वो हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि क्रोमियम व कॉपर के द्वितीय आयनन विभव के मान उच्च क्यों होते हैं? तो इसका भी वही मैंने कहा कि आयनन विभव का क्वेश्चन है या इलेक्ट्रॉन बंधुत्व का क्वेश्चन है, तो एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देख लो, आंसर मिल जाएगा। क्रोमियम 24वें नंबर का एलिमेंट है, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? ऑर्गन 3d5 4s1, ठीक है ना। और कॉपर 29वें नंबर का है, कॉपर का क्या होगा? ऑर्गन 3d10 4s1। तो इसमें देखिए जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एस से निकलेगा, तो ये तो इजीली निकल जाएगा, बाह्यतम कोश है, चौथा कोश है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो इजीली निकल जाएगा। लेकिन इसके निकलने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्रोमियम में तो अर्धपूरित विन्यास है D5, और कॉपर में पूर्ण पूरित विन्यास है D10, और अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होने के कारण हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसलिए इनके द्वितीय आयनन विभव के मान क्या रहते हैं? उच्च रहते हैं। प्रथम आयनन विभव के मान तो इतने उच्च नहीं होते इनके, लेकिन द्वितीय विभव के मान जो क्या रहते हैं? उच्च रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि स्थायी अर्धपूरित व पूर्ण पूरित, अर्धपूरित में तो D5 और पूर्ण पूरित में D10, पूर्ण पूरित कक्षकों से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। है ना? तो इसलिए इनके द्वितीय आयनन विभव क्या होता है? जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो प्रथम आयनन विभव, फिर दूसरा निकालते हैं द्वितीय आयनन विभव, तीसरा निकालते हैं तृतीय आयनन विभव होता है। इसके बाद और इसमें क्या क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीज का तृतीय आयनन विभव उच्च पाया जाता है, क्यों?
Mn का तृतीय आयनन विभव उच्च पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। क्यों? तो इसका रीजन क्या है? मैंगनीज का तृतीय आयनन विभव उच्च क्यों पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो Mn का। 25वें नंबर का तत्व है ऑर्गन 3d5 4s2। तो यहां पर देखो, दो इलेक्ट्रॉन तो बाह्यतम कोश से, चौथे कोश से निकल रहे हैं। चौथे कोश में दो इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो इजीली निकल जाते हैं। लेकिन जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, वो तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में से D5 विन्यास, जो कि अर्धपूरित विन्यास है, अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व तो अधिक होता है विनिमय ऊर्जा के कारण। विनिमय ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा के बारे में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। तो इस वजह से D5 विन्यास के कारण इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए इनका तृतीय आयनन विभव क्या होता है? उच्च होता है। तृतीय आयनन विभव क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, एक ये आपका क्वेश्चन हो गया। और देखिए, क्वेश्चन बनता है कि NiCl2 प्रकृति में पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है, जबकि प्लेटिनम डाइक्लोराइड नहीं पाया जाता, PtCl2 नहीं पाया जाता, PtCl2 नहीं पाया जाता। क्यों? एक ही वर्ग के तत्व हैं, ये एक ही वर्ग के तत्व हैं, और फिर भी NiCl2 तो मिलता है, एडजस्ट करता है, लेकिन जो प्लेटिनम क्लोराइड है ये नहीं पाया जाता प्रकृति में। इसका रीजन क्या है कि निकिल की दो क्रमागत आयनन ऊर्जाओं के मान प्लेटिनम की दो क्रमागत आयनन ऊर्जाओं से कम होते हैं, तो देखो, यहां तो कम ऊर्जा देने पर ही दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। Ni 28 नंबर का तत्व है जैसे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भाई? ऑर्गन 3d8 4s2। तो इसके लिए तो क्या है, दो इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा देनी पड़ रही है। क्या करनी पड़ रही है? कम ऊर्जा देनी पड़ रही है। लेकिन जो आपका प्लेटिनम है, प्लेटिनम इसका जो विन्यास है 6d श्रेणी है, 4f 14 5d9 और 6s1 ये होता है।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, लेकिन जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके लिए हमको अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, क्योंकि ये नाभिक के ज्यादा पास है। तो इसके लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी प्लेटिनम के लिए। तो 2 क्रमागत आयनन ऊर्जाओं के मान क्या होंगे? अधिक। जबकि निकिल के लिए क्या है, बस यहीं से बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश से दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने। यहां तो एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से निकलेगा और दूसरा अंदर वाले कोश से। तो इनके लिए तो 2 क्रमागत ऊर्जाओं के मान, 2 क्रमागत आयनन ऊर्जाओं के मान क्या होंगे? अधिक। और इनके लिए क्या होंगे? कम। इस कारण से ये तो Na+2 इजीली Na+2 में इजीली बदल जाता है, क्योंकि कम ऊर्जा चाहिए। जबकि प्लेटिनम के लिए Pt+2 आयन बनाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए, तो वो बना नहीं पाता, इतनी ऊर्जा मिल नहीं पाती उसको, इसलिए प्रकृति में नहीं पाया जाता। तो आगे ये समझ में कि आयनन विभव के मानों से हम किसी यौगिक के स्थायित्व की भी व्याख्या कर सकते हैं। ये आपके आयनन विभव से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए। अब अपन देखते हैं अगला गुण। अगला गुण आपका आता है चुंबकीय गुण या चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय गुण या चुंबकीय आघूर्ण। ये आपका 7वां गुण है, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो देखिए, परमाणु में जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन है जो एक ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋणावेशित कण। और ये परमाणु में गतिशील रहता है, और ये 2 तरह की गति करता है। कैसी गति करता है? 2 तरह की गति। जैसे ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये किसी कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की 2 तरह की गतियां होती हैं। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? 2 तरह की गति होती है। एक तो होती है इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उसको तो बोलते हैं कक्षीय गति। कक्षीय गति। और एक इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर भी घूमता है। इलेक्ट्रॉन खुद की अक्ष पर घूमता है। चक्रण क्वांटम संख्या पढ़ी है ना, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन का अपनी अक्ष पर घूर्णन होता है या एंटी क्लॉकवाइज। तो दूसरा ये अपनी अक्ष पर भी घूम रहा है इस तरह से, यूं दिखा देते हैं। तो ये वाली जो गति है वो कहलाती है चक्रण गति। हमने पढ़ा है फिजिक्स में, सर ने आपको पढ़ाया होगा कि जब भी कोई आवेशित कण गति करता है तो उसके कारण उसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का कारण क्या है? उसकी ये दोनों तरह की गतियां हैं, एक चक्रण गति और एक कक्षीय गति। कक्षीय गति में तो वो नाभिक के चारों ओर जो निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है वो है, इस तरह से चक्कर लगाएगा। और चक्रण गति क्या है? इलेक्ट्रॉन खुद की अक्ष पर ही घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके कारण होगा। इन दोनों गतियों के कारण जो एक इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से लिखते हैं। ये इन दोनों गतियों के कारण उत्पन्न होता है। एक तो होता है कक्षीय आघूर्ण और एक होता है चक्रण आघूर्ण। कक्षीय आघूर्ण और चक्रण आघूर्ण का योग होगा कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, जिसको अपन कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण को अपन न्यू एल से लिखते हैं, न्यू एल, प्लस चक्रण चुंबकीय
आघूर्ण, इसको न्यू एस से लिखते हैं, स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर था ना उससे। तो इन दोनों गतियों के कारण ये चुंबकीय आघूर्ण रहते हैं, इनका यौगिक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन के जो एक कोष रहते हैं, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन, ये बाहरी वातावरण के समीप रहते हैं, और उस बाहरी वातावरण का इनके ऊपर क्या पड़ता है, इस गति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इनका जो कक्षकीय गति है वो सीमित होती है। कक्षीय गति सीमित होने के कारण न्यू एल का मान क्या रहता है, नगण्य रहता है। बाह्य वातावरण के संपर्क के कारण, बाह्य वातावरण के प्रभाव के कारण न्यू एल का मान नगण्य होता है। तो सारा का सारा जो चुंबकीय आघूर्ण है म्यू, वो इसके कारण उत्पन्न होता है, म्यू एस के कारण, चक्रण क्वांटम संख्या के कारण। और इस चुंबकीय आघूर्ण को अपन किससे व्यक्त करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है बोर मैग्नेटॉन। ये ध्यान रखना भाई, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बोर मैग्नेटॉन है। इसको अपन बीएम से लिखते हैं, बीएम, ठीक है ना। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है, बोर मैग्नेटॉन। एक बोर मैग्नेटॉन बराबर एक बीएम की वैल्यू जो होती है वो होती है आपके इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू प्लांक स्थिरांक h अपॉन 4 पाई mc, 4 पाई mc। जब इसका मान निकालते हैं तो m के स्पत्ति में ये आता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल प्रति टेस्ला, जूल प्रति टेस्ला। ये इसका एक बोर मैग्नेटॉन के बराबर है। ये अपने इतना उपयोगी नहीं है, अपन को बोर मैग्नेटॉन में ही क्या करना है, चुंबकीय आघूर्ण को मेजर करना है, ठीक है भाई। अब देखो चुंबकीय आघूर्ण म्यू या म्यू एस बराबर क्या होता है, अंडरवुड में n इंटू n प्लस 2। ये इसका फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन में अगर आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 5 स्टार कर लो इस फॉर्मूले को, ये कई जगह काम आता है। अंडरवुड में n इंटू n प्लस 2। यहां पर n क्या है, n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपके परमाणु या आयन में n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु या आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, उनसे हम चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि किसी इलेक्ट्रॉन के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो दो गतियों का परिणाम होता है, एक कक्षीय गति और एक चक्रण गति। कक्षीय गति जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, और चक्रण गति इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर ही चक्कर लगाते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चूंकि भाई n-1d कक्षक या ns कक्षक है जो वातावरण के समीप रहते हैं, बाह्य वातावरण के टच में रहते हैं, तो उस वातावरण के प्रभाव के कारण कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसका मान नगण्य हो जाता है। इसलिए
सारा जो चुंबकीय आघूर्ण रहता है वो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के कारण होता है। और इस चक्रण चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कैसे करते हैं? अंडर रूट में n इंटू n प्लस टू बोर मैग्नेटॉन। n क्या है यहाँ पर? n है उस परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक बोर मैग्नेटॉन EH/4πmc के बराबर होता है। इनकी वैल्यूज को रखें तो ये आता है 9.27 इंटू 10⁻24 जूल प्रति टेस्ला। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करवाया गया है, तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन कि किसी डी ब्लॉक के तत्वों का चुंबकीय आघूर्ण अपन कैसे ज्ञात करते हैं। इस क्वेश्चन है Mn+2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मैग्नीज+2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। क्या होता है? ऑर्गन 3d5 4s2। अब अपन से किसका पूछा है? Mn+2 आयन का। Mn+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए बाध्यतम कोश से, तो 4s तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऑर्गन 3d5 4s0। मगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है डी के 5 कक्षक होते हैं, डी में 5 ही कक्षक होते हैं, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? अयुग्मित। ऑर्गन तक तो युग्मित हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन है जो। डी में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन ये एक एक कक्षक में भरे हुए हैं समान चक्रण के, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अयुग्मित। तो n बराबर क्या आ गया? 5। अब n बराबर 5 आ गया तो न्यू बराबर क्या होगा? अंडर रूट में n+2, 5 और 5+2 कितना आ जाएगा? 5 और 2 7, 5 35, अंडर रूट 35। अब देखो अंडर रूट 35 है, चाहे तो अंडर रूट 35 बोर मैग्नेटॉन कर दो इसको, या फिर देखो 36 होता यहां पर तो 6 आ जाता, लेकिन ये 35 है तो 6 से थोड़ा क्या आएगा? कम आएगा। 6 से थोड़ा क्या आएगा? कम। और इसका वैल्यू आ जाएगी 5.92 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, इस तरह से करोगे आप। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये उतार लिया ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इधर मैं एक टेबल से बना रहा हूं, इधर तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और इधर चुंबकीय आघूर्ण। अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5। तो हमारा चुंबकीय आघूर्ण कितना है? 5.92 Bn। ठीक है, अब और देखिए एग्जांपल।
जैसे टाइटेनियम+3, टाइटेनियम+3 का चुंबकीय आघूर्ण करना है अपने को। तो टाइटेनियम+3 में से टाइटेनियम कौन से नंबर का तत्व है? 22वें नंबर का तत्व है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, ऑर्गन 3d2 4s2, यही होगा। अब यहां पर देखो, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर से जाएंगे, 1 इधर से जाएगा, तो डी में 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 1। D1 विन्यास हो जाएगा टाइटेनियम+3 का, ऑर्गन 3d1 4s0, टाइटेनियम+3, मतलब डी में 1 ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित। तो आप क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट में n+2, 1+2, 2 1 3, 3 1 3, अंडर रूट 3, 4 होता तो 2 आ जाता, लेकिन 3 है तो कितना आएगा? 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। तो यहां पर एक अगर इलेक्ट्रॉन है तो 1.73 Bm हो जाएगा। ठीक है, और निकालो ऐसे ही। एक अपन उसका ले लेते हैं, इससे अगला टाइटेनियम+2 होता तो क्या होता? टाइटेनियम+2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 2, दोनों अनपेयर्ड रहते, तो न्यू बराबर में 2 + 2 + 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अंडर रूट 8, 9 होता तो 3 आ जाता, पर 8 है तो 3 से थोड़ा कम आएगा, ये आता है 2.84। तो अगर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन। और देखिए, एक 3 इलेक्ट्रॉन का और ले लेते हैं, वेनेडियम+2, वेनेडियम+2 का न्यू, वेनेडियम कितना होता है? ऑर्गन 3d3 4s2, और वेनेडियम+2 का क्या हो जाएगा? ऑर्गन 3d3 4s0। 3 इलेक्ट्रॉन डी में, तीनों अयुग्मित होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन तो एक एक भरा जाएगा, 5 कक्षकों तक, 5 तक तो अयुग्मित ही होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? न्यू बराबर अंडर रूट में n+2, n का मान आपको दे ही रखा है 3, ये 3 + 2, 3 और 2 5, 5 3 15, 16 होता तो 4 आता है, लेकिन 15 है तो 4 से थोड़ा कम आएगा, ये आता है 3.87। तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। एक उसका और देख लेते हैं, 1 2 सॉरी ये 3 का है, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन का है। एक 4 इलेक्ट्रॉन का और देख लेते हैं, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो, जैसे क्रोमियम+2, क्रोमियम+2 का न्यू ज्ञात करना है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ऑर्गन 3d5 4s1, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, तो 3d4 बचेगा क्रोमियम+2 में, ऑर्गन 3d4 और 4s0। 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, फॉर्मूला लगा दो, न्यू बराबर अंडर रूट में 4 4 + 2, 4 और 2 6, 6 चौक 24, 24 25 होता तो 5 आता, लेकिन 24 है तो कितना आएगा आपका? 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन। तो देखो अपन ने 5 तक, अधिकतम 5 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन। ऐसे करता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन वाले को भी नीचे लिख देता हूँ, 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन, इसको बिठा देता हूँ। ठीक है ना? तो देखो एक टेबल बन गई है मेरे पास,
अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है तो चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन होगा, 2 है तो 2.84 होगा, 3 है तो 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन, 4 है तो 4.90, 5 है तो 5.92। तो ये वैसे भी आप याद रख लेना, जितने इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा आ रहा है। ज्यादा कितना ज्यादा आ रहा है, या तो 0.8 ज्यादा या 0.9 ज्यादा। देखो यहां से 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 2.8, 3 है तो 3.8, 4 है तो 4.9, 5 है तो 5.9। तो मतलब एक से भी कमी ज्यादा आ रहा है, 0.9, 0.8 या 0.7 ही आ रहा है। तो ये आपके एक जो फास्ट कैलकुलेशन के लिए होता है, फास्ट कैलकुलेशन के लिए इस टेबल को थोड़ा सा याद रख लो। इसमें क्वेश्चन उल्टा भी बना सकता है, वो आपको दे सकता है, क्या दे सकता है कि भाई एक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन है, तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें क्या ज्ञात करना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये भी वो कर सकता है। तो इसका उल्टा आप निकाल सकते हैं इनको याद करके। तो ये आपके क्या हो गए, चुंबकीय आघूर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। आज के लिए इतना काफी है स्टूडेंट्स। आगे कल अपन आगे और अन्य गुणों को देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।